शुभ संध्या, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 640 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IAPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर ध्वनिका मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ रेयर रेमेडी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो मैं अतिथि महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू डॉक्टर निशांत। धन्यवाद आप सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं धन्यवाद करती हूँ ये इंटरनेशनल फोरम फॉर होम्योपैथी जिसने भी बनाया है, जिसने भी ये प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव सोचा है, उनको मैं खास धन्यवाद करती हूँ। प्रेसिडेंट है, मेंबर्स है, चेयरमैन है, उन सभी को मेरा धन्यवाद इसीलिए क्योंकि ये इनिशिएटिव एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल से प्रमोटिंग फॉर होम्योपैथी बहुत ही नेसेसरी चीज है क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं, काफी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो डेविएट हो जाते हैं। अगर ये प्रॉपर तरीके से प्रमोट किया जाता तो प्रैक्टिस और प्रैक्टिशनर और स्टूडेंट्स को बहुत ही फायदेमंद है। तो वेलकम ऑल। और आज मैं खासकर उपयोगी रेयर रेमेडीज के बारे में बताने जा रही हूँ। रेयर रेमेडीज इसीलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ज्यादातर देखा जाए तो होम्योपैथी प्रैक्टिस में ये चीज देखी गई है कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स में ही प्रिस्क्रिप्शन होते हैं और वो प्रिस्क्रिप्शंस ज्यादातर पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के होते हैं या तो फिर एक मिनट, ये सबको एडमिट मुझे करना है सर? नहीं नहीं मैम, कर लेंगे आप ओके अपना व्याख्यान। ओके हाँ। तो ज्यादातर टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं और इसमें पॉलीक्रेस्ट रेमेडी ज्यादातर आती है या तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आती है। पर ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि पैथोलॉजी के जिसमें एडवांस हो गई होती है, तो वो पैथोलॉजिकल केसेस है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वजह से काफी कुछ हमारा ट्रेजर है, मटीरिया मेडिका में ऐसा ट्रेजर है जो जिसको थेरापेटिक प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है और वो पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। तो ऐसी सारी रेमेडीज है जो अनप्रूवन है, जिसमें बहुत सारी प्रूविंग अभी बाकी है। तो उसको अगर दिया जाए, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है, लेकिन उसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक स्टेप हमने यहाँ अपना बढ़ाया है कि ये रेमेडीज को लेके काफी जो भी एक्यूट कंडीशंस है, जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, उसको क्योर किया जाए और उसके बहुत ही मार्वलस और बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स है। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि होम्योपैथी जो भी है, जो होम्योपैथी के जो ऑर्गन उनके प्रिंसिपल्स है, आपको पता ही होगा कि पॉलीक्रेस्ट रेमेडी और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो दिया जाता है। पर एडवांस पैथोलॉजी है, अगर कॉम्प्लेक्स डिजीज हो गई है तो कॉम्प्लेक्स डिजीजेस जहाँ पेशेंट एक या दो या तीन डिजीज के साथ आता है और उसको ऑलरेडी एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिसिन में मेडिसिन चल रही होती है, तो ये कंडीशन में वो चाहता है कि उसको कोई स्किन डिजीज है तो स्किन डिजीज के लिए कोई ऐसा मेडिसिन चाहिए जो उसको ऑलरेडी उसका लीवर डैमेज होने की शुरुआत है क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिजीज हो चुका है। तो अब जो रेमेडी अब जो उसको डिजीज हो रही है उसके लिए एक और
पैथी वो ट्राई करें। तो स्किन डिजीज़ के लिए कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे साथ पास आता है, तो उसके लिए ये सब रेमेडीज़ जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन पे बेस्ड है, ये रेमेडीज़ उसके लिए ज़्यादा एडवाइजेबल है। जो भी केसेस जो वन साइडेड डिजीज़ है या तो फिर लोकल डिजीज़ है, जिसमें बहुत ही कम सिम्पटम्स मिलते हैं, बहुत कम सिम्पटम्स और ऐसा कि 1 या 2 कंडीशन के साथ पेशेंट आते हैं। कभी कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट खुद भूल जाता है कि उसको कौन-सी अ, उससे कौन-सा सिम्पटम्स है, क्योंकि पैथोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है। तो इस मामले में परफेक्ट आपको पिक्चर नहीं मिलता है। इसके लिए रेयर रेमेडीज़ इंडिकेटेड है और उनका जो ट्रेज़र है रेयर रेमेडीज़ का, वो डॉक्टर बोरिक साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। बोरिक साहब ने जो अपने मटीरिया मेडिका में रेयर रेमेडीज़ दिए हैं, वो रिलेशनशिप चैप्टर्स में दी है। ये बेसिकली ये आया है डॉक्टर हैरिंग के जो लिटरेचर है इसमें से। डॉक्टर हैरिंग के बहुत सारे उनके मटीरिया मेडिका में हैरिंग्स मटीरिया मेडिका में उन्होंने पैथोलॉजिकल सिम्पटम्स बहुत ही अच्छे दिए हैं। वो जो पैथोलॉजिकल सिम्पटम्स है दैट इज़ बेसिकली द थेरापेटिक प्रिस्क्रिप्शन। वो थेरापेटिक प्रिस्क्रिप्शन वो नोसोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन है, वो डिज़ीज़ पे से आता है। तो उन्होंने उनका जो लिटरेचर है ही हैड एडेड वो उन्होंने बहुत सारा उनका लिटरेचर ऐड किया है। इवन डॉक्टर जार ने भी क्लिनिकल कंडीशंस के बहुत सारे क्लिनिकल कंडीशंस और क्लिनिकल सिम्पटम्स भी दे दिए हैं। तो वो भी एक लिटरेचर बहुत ही वैल्यूएबल लिटरेचर है, जो डॉक्टर बोरिक साहब ने अपनी मटीरिया मेडिका में ऐड ऑन किया है। उनका ऐसा कहना था कि जो प्रिस्क्रिप्शन है अ जो नोसोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन है वो डिजीज़ के बेस पर नहीं है, बट जो इम्परफेक्ट और जो अनप्रूव्ड रेमेडीज़ है, अनप्रूव्ड रेमेडीज़ का खज़ाना लाने के लिए मैंने बहुत सारे हमारे मटीरिया मेडिका में ऐसी रेमेडीज़ है जो बिल्कुल प्रूव नहीं की है। तो उनको आप थेरापेटिकली उसको अप्लाई करो और उसको दो तो रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। सो पर्टिकुलरली उन्होंने डिजीज़ डेज़िग्नेशंस का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। उन्होंने वाइड वैरायटी ऑफ रेमेडीज़ दी है और वो रेमेडीज़ फिर डॉक्टर बोरिक साहब ने अपनी मटीरिया मेडिका में ऐड की है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? क्यों हम लोगों को एक ग्लांस एक इसको भी अप्लाई करना चाहिए? रेयर रेमेडीज़ को क्यों अपनी प्रैक्टिस में लेना चाहिए? तो पहला जो फर्स्ट है इमरजेंसी और एक्यूट कंडीशंस। आपको पता होगा कि कोविड एक एक्यूट कंडीशंस आई एक्यूट कंडीशन के जैसे आई। मतलब जो भी एक्यूट कंडीशंस है, जो कि एक्यूट इमरजेंसीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि उसमें अपनी पैथी जो भी होम्योपैथी है, अगर एक्यूट्स में ज़्यादा काम करती है तो वो जल्दी से फ्लरिश होगी। आपको पता होगा कि कोविड की शुरुआत में जो भी प्रिस्क्रिप्शंस मेजॉरिटी प्रिस्क्रिप्शंस जो ब्रायोनिया के और आर्सेनिक के हुए, तो उसमें काफ़ी पेशेंट्स को रिलीफ मिली। पर अगर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है मतलब इनिशियल स्टेज में ब्रायोनिया दिया है, आर्सेनिक दिया है, तो पेशेंट वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन या तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में लैंड अप नहीं होगा। तो एक्यूट इमरजेंसीज़ ट्रीट करना होम्योपैथी के साथ वो भी एक चैलेंज है और काफ़ी पुराने भी जो लिटरेचर्स है जैसे बोनिंग साहब के लिटरेचर है या तो जौहर साहब के हैं या क्लर्क साहब के हैं, वो टाइम में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही ऐसी महामारी जिसको बोलते हैं डेंगू, टाइफाइड वो सब आई थी, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ट्रीट की गई थी और उसके बाद होम्योपैथी का प्रचार भी बढ़ा था। तो सस्पेंडेड एनिमेशन या तो एक्यूट इमरजेंसीज में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है।
दूसरा है एडवांस पैथोलॉजिकल चेंजेस। जैसे मैंने बोला कि अगर एडवांस पैथोलॉजिकल चेंजेस है जिसमें 2 से 3 सिस्टम इन्वॉल्व्ड है, तो पैलिएशन वो केसेस जहाँ आपको पैलिएट करना है, जहाँ आपको उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब नहीं करनी है, ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है फिजियोलॉजी, बट अब आपको उसको पैलिएट करना है। तो ऐसे केसेस, एडवांस केसेस में रेयर रेमेडीज और अनकॉमन रेमेडीज बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे माना जाए कि डायबिटीज, डायबिटीज पेशेंट को है, ऑलरेडी डायबिटीज है, एडवांस पैथोलॉजी हो गई है, तो ऐसे सब केसेस में पैलिएटिव रेमेडी, डायबिटीज के साथ अगर उसको कोई स्किन डिजीज है, अगर उसको कोई ब्रीदिंग कंडीशन है, तो इस कंडीशन में आप रेयर रेमेडी यूज करते हो। वो एक्यूट की तरह भी एक्ट करेगी और उसको जो भी एक्यूट कंडीशन है उसमें भी उसको रिलीफ होगी। तीसरी जो कंडीशन है केसेस विथ वेरी फ्यू सिम्पटम्स, तो बहुत ही ऐसा भी होता है कि अगर आप रूरल में चले जाओ, जैसे कि गाँव की में चले जाओ, तो काफ़ी लेबर वर्क में चले जाओ, तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अपना सिम्पटम्स पूरी तरह से बता नहीं पाते, या तो नोट डाउन नहीं होता। तो समहाउ ऐसा होता है कि वो सिम्पटम्स नोट डाउन नहीं होता, या तो डिस्क्राइब नहीं होता, या तो फिर ऐसा होता है कि सिम्पटम के साथ दूसरा लोकल डिजीज होती है, तो कुछ दूसरा कोई सिम्पटम होता नहीं है। तो काफ़ी कम सिम्पटम्स जिसमें होते हैं, इस कंडीशन में भी रेयर या अनकॉमन रेमेडीज़ बहुत ही हेल्पफुल है। जहाँ अगर डिजीज़ के डायग्नोसिस के साथ आ गया है, पेशेंट आ गया है कि मैडम या सर मेरे पास मेरे को हाइपरटेंशन है, हाइपोथायरॉयडिज़्म है, मुझे होम्योपैथी से ट्रीट करना है और कुछ लेना नहीं है और मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं है। वो ऐसा ही बोलेगा कि मुझे डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है आप में, मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं है, खाली डायबिटीज़ है। तो ऐसे सब पॉज़िटिव ऑफ सिम्पटम, मतलब कम सिम्पटम्स वाले पेशेंट आए अथवा तो डिज़ीज़ डायग्नोस करके ही आए आपके पास, तो ये इसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। इन रूरल सेंटर्स ये जैसे हमने कैंप किया है और कैंप में 250-300 पेशेंट है। तो फिर रूरल सेंटर्स में इतना लंबा केस लेना और इतना जैसे मेटिकुलसली केस को एनालाइज़ करना, तो वो पॉसिबल नहीं नहीं होता। तो कई बार ऐसी कंडीशन में और ऐसी चीज़ में भी आप रेयर रेमेडीज़ दे सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, पर इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो डिसएडवांटेजेस में अगर देखा जाए, तो इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या तो डिटेल्ड ड्रग प्रूविंग का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी पहली तो अवेलेबिलिटी कम है और उसका प्रूविंग्स भी नहीं हुआ है, तो उसकी पोटेंसी भी आपको अवेलेबल नहीं होगी। और ज़्यादातर कंपनीज़ रेयर रेमेडीज़ नहीं बनाती, तो आपको उसके लिए सर्च करना पड़ेगा पहले तो ये कहाँ मिलती है, और अगर मिल भी गई है आपको, तो ये ऑथेंटिक है कि नहीं? ये जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैं एक बार एक मेडिसिन लेने गई थी, जैसे बैम्बूज़ा, बैम्बूज़ा मेडिसिन थी, तो मुझे मैंने जभी बताया स्टोर वाले को, तो इनिशियली उसको तो ऐसा हुआ कि बैम्बूज़ा नाम की मेडिसिन है, कोई मेडिसिन है, तो जो भी वहाँ काम करता है, अगर डॉक्टर है तो पता है, पर कोई ऐसा जो फार्मासिस्ट है, तो उसको तो पता ही नहीं होगा। तो बैम्बूज़ा की जगह वो ऐसा मतलब दे सकता है कि नहीं, बैम्बूज़ा की जगह ये मेडिसिन है मेरे पास, या तो वो बताएगा वो मेडिसिन, या फिर ऐसा होगा जैसे एक दूसरा एग्ज़ाम्पल दूँ कि फ़िकस आर, फ़िकस आर एंड फ़्यूकस वी। कई बार ऐसा हो जाता है कि फ़्यूकस आप बोलते हैं, फ़िकस और फ़्यूकस उसमें थोड़ा डिफ़रेंस है। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर बोलो आप फ़ोन में कि फ़्यूकस, तो फ़िकस बोले, तो उसको लगा कि फ़्यूकस नाम की मेडिसिन है और डॉक्टर फ़िकस बोल रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि गलत इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है, क्योंकि रेमेडीज़ का एकदम मतलब बहुत सारी रेमेडीज़ है। तो ये भी इंटरप्रिटेशन कई बार गलत हो सकता है।
तो उसकी वजह से भी आपको मेडिसिन ऐसी मिल सकती है। तो अवेलेबिलिटी कम है, उसका प्रूविंग कम है, उसकी पोटेंसी नहीं है और कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स जो है, तो इस मेडिसिन्स में कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स भी बहुत कम पाए जाते हैं। अ, और उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है, अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन भी दिया, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने पॉलीक्रेस्ट दी, तो सही है कि आपको पता चलेगा कि थोड़े सिम्पटम्स उसके चले जाएँगे। पर इसमें अगर आपने रेमेडी दी, तो कई बार ऐसा होगा कि आप खुद डाउट में हो गए कि ये सिम्पटम जाएगा कि ये नहीं, इसको अच्छा होगा कि नहीं। तो कई बार उसकी रिलायबिलिटी डॉक्टर भी डाउटफुल रहते हैं कई बार कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। या तो मेडिसिन की रिलायबिलिटी कितनी है या तो फिर उसको देने के बाद पर्टिकुलर पेशेंट को अच्छा होगा कि नहीं। तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा उसका जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें कि इट इज़ नॉट प्लेस्ड, मतलब क्यूरेटिव टाइप में उसको प्लेस नहीं कर सकते। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे एडवांटेजेस है, ऐसे डिसएडवांटेजेस भी है। पर हमने बहुत सारे केसेस में रेयर रेमेडीज यूटिलाइज की है और उसके ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी है। सो पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने मेडिसिन जो दिया था, ये सभी मेडिसिन्स क्लिनिक्स में दी हुई है, सभी मेडिसिन्स ओपीडीज में भी दी हुई है। तो मैंने केसेस भी साथ लिए हुए हैं, जैसे अल्स्टोनिया स्कोलारिस। अल्स्टोनिया स्कोलारिस वो ऐसी कंडीशन में देते हैं जहाँ जो भी बच्चा है या पेशेंट है, एडल्ट है, उसका जो डाइजेशन होता है वो पुअर हो जाता है और वो पुअर इसलिए होता है क्योंकि मलेरिया टाइप डिजीज होता है या तो एग्जॉस्टिंग कोई डिजीज होता है, इसकी वजह से उसको या तो डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है या तो फिर एनीमिया होता है। तो ये सारी कंडीशन में अल्स्टोनिया स्कोलारिस उसका बहुत ही अच्छा रोल है। उसमें गॉन सेंसेशन, मतलब एकदम जैसे वीकनेस जैसा फील होता है। उसको वीकनेस जैसा फील होता है और एग्जॉस्टिंग फीवर, और कोई भी एग्जॉस्टिंग फीवर में यानी आप मलेरिया ले सकते हो, टाइफाइड ले सकते हो, या तो कोई वायरल फीवर ले सकती हो। उसके बाद अगर किसी को वीकनेस आ गई तो इसको टॉनिक की तरह यूज कर सकते हैं। डाइटिन वो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है और ये हमने दिया था एक पेशेंट में जिनका नाम था कुसुमबेन प्रकाश भाई सोनी। वो 42 साल की औरत थे और उन्होंने उनको एक फीवर था, फीवर मतलब टाइफाइड डिटेक्ट हुआ था, टाइफाइड के बाद उनको डायरिया हो गया और डायरिया के बाद उनका एपेटाइट पुअर था, नोजिया और हैवीनेस एब्डोमेन में थी। तो उनको जैसे पूरे बॉडी में वीकनेस बहुत दिन तक रही, तो उसके बाद वो आए थे क्लिनिक में कि टाइफाइड होने के बाद ये वीकनेस नहीं जा रही है। तो वीकनेस के लिए मेडिसिन लेने आए आए थे, तभी उनको अल्स्टोनिया प्रिस्क्राइब किया हुआ था और बेस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन वो टॉनिक आफ्टर एग्जॉस्टिंग फीवर। उनको 30 सीएच 30 पोटेंसी में 4 ग्लोबुलस मैं टीडीएस इसीलिए दिया क्योंकि एक्यूट केस था, तो वो फ्रीक्वेंट रिपीटेशन मैंने किया था और उनके बाद उनको 5 डेज़ ही दिया, उनको बहुत ही अच्छा लगा उसके बाद और वो रिपोर्टिंग के भी लिए भी आए थे कि एग्जॉस्टिंग फीवर के बाद जो मेडिसिन ली अभी मुझे बहुत ही अच्छा है, मुझे वीकनेस बिल्कुल नहीं है। तो ये था एक अल्स्टोनिया का केस। दूसरा अमाइल नाइट्रेट। अमाइल नाइट्रेट काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा। अमाइल नाइट्रेट को भी रेयर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन में हमको ये रेमेडीज़ नहीं आती है या तो फिर ये रेमेडीज़ रेपटाइजेशन में भी नहीं आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल में भी नहीं आती है और पॉलीग्रेस में भी नहीं आती है। तो अमाइल नाइट्रेट भी इसीलिए रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्यूट कंडीशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है।
जैसे मैंने केसेस अमाइल नाइट्रेट के देखे हैं, जहाँ उसको उसका जो क्लिनिकल पहले तो उसका क्लिनिकल कंडीशन क्या है, तो ज़्यादातर ये एंजाइना में दिया जाता है। एंजाइना और जहाँ ब्रेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो या उसको अस्थमा हो, पैरोक्सिज़्म होता है अस्थमा का, पैरोक्सिज़्म होता है, रेस्पिरेशन डिफ़िकल्ट होता है, तभी एमाइल नाइट्रेट वो बहुत अच्छा काम करता है। और उसको इन्हेलेशन में भी उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट आता है। अस्थमा का हमने पेशेंट मतलब स्टेटस अस्थमैटिकस या तो फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में तभी वो जो कंडीशन के साथ आता है, तभी ये मेडिसिन दिया है और उसको बहुत ही अच्छा फ़ायदा किया है। पेशेंट का नाम था आशवी और उनका एज 35 इयर्स शी केम विथ उनको ब्रेथलेसनेस था और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था। तो इसके साथ-साथ एक दूसरी भी रेमेडी की मैं बीच में बात कर लेती हूँ इसीलिए क्योंकि अमाइल नाइट्रेट में जैसे ऐसा बोला गया है कि अगर उसको इन्हेल भी करा दो, तो भी उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ चला जाता है। तो सिमिलरली एक दूसरा रेमेडी है एस्पिडोस्पर्मा। तो हमने क्या किया है कि काफ़ी लोगों को जैसे एस्पिडोस्पर्मा है, वो जैसे नेज़ल इंस्ट्रूमेंट होता है एस्पिडोस्पर्मा जो है, वो हमने इन्हेलर में दिया है। उनकी ऑलरेडी मॉडर्न मेडिसिन में कोई इन्हेलर उनका अगर चल रहा है और हमने उनको वो छोड़ना है, कई बार पेशेंट्स आपके पास आते हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म से ये इन्हेल मेडिसिन चल रहा है और बूडाकॉट पे चल रहा है या स्टेरॉइड कोई चल रहा है, इन्हेलेशन के लिए चल रहा है, तो मुझे वो छोड़ना है। तो वो उस कंडीशन में भी हमने कई बार एस्पिडोस्पर्मा इन्हेलर में दिया है, तो उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। एट टाइम्स उनको ऐसा भी बोला है साथ में कि आप इसके साथ-साथ थोड़ा गैप में गरम पानी भी ले सकते हो, तो वो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, जो कंस्ट्रिक्शन होता है, वो नहीं होगा। तो एक अमाइल नाइट्रेट और दूसरा एस्पिडोस्पर्मा, एस्पिडोस्पर्मा की भी इतनी अच्छी ऐसी इफ़ेक्ट है। यस एंड वो एमाइल नाइट्रेट वो मैं लगभग हम लोग 6 या 30 पोटेंसी देते हैं क्योंकि 6 पोटेंसी जो रेयर रेमेडीज है वो लोअर और ट्राइचुरेशन पोटेंसी या तो फिर मदर टिंचर में ज्यादातर रेकमेंड की गई है तो 6 और 30 पोटेंसी को ही हम ज्यादा देते हैं 6 पोटेंसी वो 15 मिनट के अंतर पे लेने का बोला और उसको 1 आवर तक दिया। तो ग्रेजुअली वो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, वो ब्रीथिंग जो उसका फास्ट था, वो स्लो डाउन हो गया। तो ये लाइव हमने देखा और इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला अमाइल नाइट्रेट का। ये जेरेनियम मैक्युलेटम अनदर रेमेडी। जेरेनियम मैक्युलेटम रेमेडी मैंने अपने यूजी काल में जैसे नहीं पढ़ी थी। फ्रैंकली बोल दूँ मैंने जेरेनियम मैक्युलेटम नहीं पढ़ी थी। मैं जब ये मैं पीजी कर रही थी, तभी हमको ओपीडीज़ आती थी और आईपीडीज़ हमको अलॉट किया जाता था। तो जेरेनियम मैं वहाँ से सीखी। जब ये आईपीडी थी, वहाँ हमारे आईपीडी में लेबर के केसेज़ लेते थे और उनको होम्योपैथिक मेडिसिन्स देते थे। और मेरा गायनेक का ओपीडी था तब सुबह 8 बजे मेरी ड्यूटी थी। ये मुझे बरोबर याद है कि वो ये मैं भूलूँगी नहीं क्योंकि 8 बजे मेरी ओपीडी थी, मुझे राउंड लेना था। उस बार राउंड मैंने लिया तो एक पेशेंट था लगभग 25 टू 30 के आस-पास उसकी एज होगी। डिलीवरी उसकी रात को हो गई थी लगभग 2 ढाई बजे उसकी डिलीवरी हो गई थी। रात को सुबह मैंने राउंड लिया तो देखा कि मुझे खाली बीपी चेक करना था। पर जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर पीपीएच वाला पेशेंट है, अगर कोई भी पेशेंट एडमिट है, तो ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कोई
उसको दूसरा कोई सिम्पटम्स नहीं है, तो मैं सिम्पटम्स देख रही थी, तब मैंने देखा कि बेड उसका वेट था, उसको ब्लीडिंग था। 2:30 बजे का उसको डिलीवरी हुआ, 8 बजे उसको ब्लीडिंग, उसका बेड वेट था, तो आई वाज़ बिट सस्पिशियस, मैं थोड़ा सस्पिशियस हो गई, थोड़ा कॉशियस हो गई और मैंने इमीडिएटली हमारे सीनियर जो आरएमओ थे अ, उनको बताया कि इनका बेड वेट है, हो सकता है इनको ब्लीडिंग हो या तो फिर कुछ प्लेसेंटा का पार्ट अंदर रह गया हो, तो भी ऐसा हो सकता है। तो उनको तुरंत ही इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में वो लिया उनको, देखा तो कोई प्लेसेंटल पार्ट नहीं था, वो ब्लीडिंग था, पोस्टपार्टम हेमरेज था और पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए तब भी मुझे आरएमओ मैडम उन्होंने बताया कि जेरेनियम मैक्यूलेटम आप दो। तो जेरेनियम मैक्यूलेटम तब से मुझे याद इसलिए लिए रही क्योंकि मैं थोड़ा कॉशियस थी कि पेशेंट को 2:30 बजे डिलीवरी हुई, अब तक उसका बेड वेट है, अब तक उसको ब्लीडिंग है, तो वो कोमा में मतलब उसको सिनकोप या कोलैप्स हो जाएगा पेशेंट। ये डर से मैं उसका बीपी कंटीन्यूअसली चेक कर रही थी। बीपी भी लोअर शूट डाउन हो गया था, बीपी भी 90 पे आ गया था, तो और थोड़ा ये हुआ, कॉशियस हो गई। उन्होंने बोला कि खाली 15 मिनट आप दो, 15 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा तक। तो मैंने जेरेनियम मैक्युलेटम उसके ड्रॉप्स दिए हमने। मंगूबेन पेशेंट का नाम था, लगभग हाँ 32 इयर्स ऑफ एज, वाज एडमिटेड, हॉस्पिटल में एडमिट किया था। मेल चाइल्ड डिलीवर हुआ और शी वाज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स शॉक, मैंने जैसे बोला शॉक जैसा प्रोग्रेस हो रहा था। तो 10 ड्रॉप्स वाटर में दिए एवरी 15 मिनट्स, 1 घंटे के बाद चेक किया, तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी उसका जो ब्लीडिंग चेंज सब करवा दिया था। टेंटेटिवली ये सब प्रोसीजर 9 बजे उनको मेडिसिन दिया, तो मैं 10 बजे 10 बजे चेक किया, तो 10 बजे उसका बेड वेट नहीं था। तो तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ, उसका बीपी भी फिर नॉर्मल आया और उनको फिर मैंने 11 बजे भी चेक किया कि अभी कुछ है नहीं। फिर ये 4 बजे भी चेक किया कि थोड़ा डाउटफुल था कि जेरेनियम काम किया ऐसे, थोड़ा डाउटफुल था, तो मैं बार-बार उसको चेक करती जा रही थी। मेरा ड्यूटी जैसे 4 बजे तक मुझे देखना था, बाद में मुझे जाना था, तो 4 बजे मैंने देखा तो भी उसका बेड एकदम क्लियर था, वो शॉक में से बाहर निकल गई। तो ये एक बहुत ही अच्छा केस मैंने मेरी लाइफ में देखा और मैं इसीलिए जेरेनियम को कभी नहीं भूलूँगी। सार्कोलैक्टिक एसिड, सार्कोलैक्टिक एसिड एक दूसरी ऐसी दवाई है जो लगभग ऐसा होता है कि पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, मुझे चढ़ के जाना है, मुझे गिरनार जाना है, चढ़ के जाना है और उनको चलने की आदत नहीं होती है या तो फिर उनका एज भी काफ़ी होता है। इवन तो यंग एज में भी अगर चढ़ो आप स्टेप्स चढ़ो, बहुत सारे स्टेप्स चढ़ो, तो आपको क्रैम्प्स या ये हो जाता है, क्रैम्प्स काफ़ी आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सार्कोलैक्टिक एसिड एवरी टाइम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, जर्नी के लिए जा रहे हैं, तो एक सार्कोलैक्टिक एसिड दे दिया। टायर्ड उसमें सार्कोलैक्टिक एसिड में अगर ये सिम्पटम्स है, पैरालिटिक वीकनेस है उसमें और एक्सट्रीम वीकनेस जब क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, वो आपको पता है क्लाइंबिंग द स्टेयर्स में के बाद वीकनेस आता है, स्टिफनेस आ जाता है थाइज़ और काल्व्स मसल में। यही चीज़ के लिए इसीलिए सार्कोलैक्टिक एसिड जब भी कोई जर्नी में जाता है, ऐसे चढ़ने का जहाँ होता है, हाइट पे होता है, तो सार्कोलैक्टिक एसिड ये बहुत अच्छा काम करता है और वो क्रैम्प्स भी रिमूव कर देते हैं। जैसे कई लोगों की तो हालत खराब हो जाती है ऐसी जर्नी में जाने के बाद, तो उससे पहले बेटर है कि वो जाए उसके पहले ही ये इसका डोज़ ले ले। तो ये क्रैम्प्स नहीं आएँगे, उनको स्टिफनेस नहीं होगी थाइज़ में। अ,
ये पेशेंट का नाम उषाबेन कंसारा, 52 इयर्स की एज उनकी थी। उनको काफ मसल में पेन था और वो सीवियर स्टिफनेस और क्रैम्प्स थे, तो उनको ये दिया था। पर यूजुअली हम ऐसा भी करते हैं कि जो भी जर्नी में जाते हैं उनको भी देते हैं। स्टिफनेस बस एक सिम्पटम, बहुत कम सिम्पटम्स, बहुत कम कंप्लेंट्स, पेन इन द काफ मसल्स विद स्टिफनेस एंड क्रैम्प्स, और उनको खाली उनकी हिस्ट्री पूछ ली, किसकी वजह से स्टिफनेस है, किसकी वजह से क्रैम्प्स है, और उसके बाद ये मेडिसिन दिया। उनको बहुत अच्छा लगा। ये पोस्ट बाद में दिया था, पर अभी ऐसा करते हैं कि कोई जाता है तो पहले भी दे देते हैं मेडिसिन, कि आप पहले ही डोज ले लो उसका। और एक अच्छी ब्यूटीफुल रेमेडी जिसको बोल सकते हैं, फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा मैंने अपने यूजी के काल में पढ़ी थी, देखा था, उसके बाद प्रैक्टिस में भी उसको अप्लाई करना चालू कर दिया। फॉर्मिका रूफा आर्थराइटिक कंप्लेन है या तो रूमेटिक कोई भी कंप्लेन है जिसमें पेन वर्स होता है, पेन मोशन से वर्स होता है और प्रेशर से अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा के रिलेशनशिप में एक रेमेडी दी गई है फॉर्मिक एसिड। उसका भी जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए और रूमेटिक पेन्स में बहुत ही अच्छा उसका काम है। क्रोनिक गाउट है, क्रोनिक गाउट एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट्स है। एक एक मिनिट, एक खाली फोन, હું લેક્ચરમાં છું, પછી કોલ કરું. અ, तो हाँ, गाउट के लिए इसका बहुत ही अच्छा ये उपयोगी है, जहाँ स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में। एक्यूट कंडीशन की एक्यूट गाउट्स में 2 टाइप है, एक्यूट और क्रोनिक। अगर एक्यूट कंडीशन है गाउट की, तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेबल है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और इसमें एक और है फॉर्मेशन ऑफ पोलिप। पोलिप कहाँ भी देखो, मतलब ईयर पोलिप में भी एप्लीकेबल है, नोज पोलिप में भी एप्लीकेबल है। तो कोई भी टाइप का पोलिप है तो फॉर्मिका रूफा उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। फॉर्मिका रूफा ईयर पोलिप में हमने दिया है उसको, और गाउट में दिया है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दिया है, अर्थराइटिस में दिया है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, ऐसा होता है कि जैसे रूमेटिक का पेशेंट है, तो उन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, पता है उनको कि मुझे लंबे समय तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि उनका क्रोनिक केस है, मेडिसिन हमने दी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी, पर बीच में कहीं एक्यूट एपिसोड आ गया, तो एक्यूट एपिसोड में ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, पेशेंट्स आते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस के लिए, उनको 2-3 साल से रूमेटिक आर्थराइटिस है, पर इन्फ्लेमेटरी फेज आया तो हम मेडिसिन ये दे सकते हैं। इस तरीके से कई ऐसी मेडिसिन है जो एक्यूट फेज में बीच में हमको देना वो एडवाइजेबल है, तो पेशेंट को टेम्पररी उससे रिलीफ हो जाएगी। क्योंकि कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जा रही होती है और पेशेंट को भी कंप्लेन एग्रावेट होती है, ये भी होता है। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमको रोक देनी होती है और एक्यूट मेडिसिन से उसको रिलीफ देनी होती है। तो क्यूरेटिव की तरह एक्ट नहीं करेगी, पर रिलीफ दे देगी। तो ये केस था फॉर्मुका रिफा का, जयेंद्र भाई जयराम भाई पारेख का, और 65 उनकी एज थी। उनको नी जॉइंट पेन था, और उसके साथ गाउट, नी जॉइंट पेन, आर्थराइटिस ऑलरेडी था, उसके साथ उनको गाउट की हिस्ट्री थी और स्टिफनेस थी। उनमें
उनमें मोडालिटी मिल गई और एक मोडालिटी के जो कंप्लेन थी वो नी स्टॉकिंग्स अगर वो पहनते हैं तो उससे रिलीफ होती थी। तो ये एज़ अ प्रेशर कंसीडर ये मोडालिटी रिलीव बाय प्रेशर कंसीडर करके हमने ये मेडिसिन उनको दिया फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा से उनकी जो भी एक्यूट प्रॉब्लम थी मतलब पेन था, स्टिफनेस थी वो चली गई। कई बार स्टिफनेस होती है कई बार स्वेलिंग होती है। तो स्वेलिंग के लिए ये मेडिसिन हमने उनको एक लगभग एक्यूट में कंसीडर करके ये मेडिसिन हमने 7 दिन तक उनको दी थी और उनको बहुत ही अच्छा स्वेलिंग में भी अच्छा हो गया, स्टिफनेस में भी अच्छा हुआ उनको और स्टिफनेस भी पूरी चली गई थी उनकी। तो ये फॉर्मिका रूफा भी एक मेडिसिन है जो हम रूमेटिक अर्थराइटिस में बार-बार देते हैं। और एक ये दूसरा एक खज़ाना है, इसको खज़ाना मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये हमारे जो भी हम मेडिसिन मँगवाते हैं उसमें 50% जैसे बोलते हैं कि उसका यूटिलिटी इतना ज़्यादा है या तो फिर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि फीमेल्स में अगर देखा जाए तो अ अ, हम लोग फीमेल्स जो भी आफ्टर द बर्थ आफ्टर मतलब चाइल्ड का बर्थ हो जाए उसके बाद जो फीमेल्स को मेजॉरिटी कंप्लेंट्स होती है वो गॉलस्टोन की होती है, काफ़ी फीमेल्स को होती है। अगर देखा जाए तो 100 में से 65 फीमेल्स को ये प्रॉब्लम के साथ ही आएँगे। कि उनको गैस की प्रॉब्लम है चाइल्ड बर्थ हुआ उसके बाद ही एक प्रॉब्लम चालू हुई। तो ये फल तोरी इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि फीमेल्स में जो पोस्ट मतलब डिलीवरी के बाद अच्छा और ये सब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बाद ये बहुत ही उपयोगी मतलब वैल्यूएबल है और ये क्यों? क्योंकि ये जो फैट जो है, उसको इमल्सिफ़ाई करता है, फैट वो घटाता है। ये उसका पेरिस्टाल्टिक एक्शन बहुत ही अच्छा है। पेरिस्टाल्टिक एक्शन की वजह से वो जो भी फैट का पोर्शन है, वो कम करता है। उसका लीवर पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, वो बाइल लिक्विफ़ाई करता है और पर्गेटिव की तरह एक्ट करता है। मैंने देखा है फ़ैल तौरी के लिए मतलब एक पेशेंट की बात करूँ ये फ़ैल तौरी का ही पेशेंट है। उसको पेशेंट को लगभग शाम को 9-10 बजे उसका कॉल आया था कि मुझे मैडम पेट में बहुत दुख रहा है और वो जो दुखावा हो रहा है वो पेट में पेट में नहीं पर छाती के भाग में। जैसे एपिगैस्ट्रियम के साइड बहुत ही पेन हो रहा है और वो पेन इतना है कि मैं बेयर नहीं कर सकती। वो जो इम्बेरेबल जो पेन होता है, जिसके लिए मॉडर्न मेडिसिन में ट्रामाडोल या दूसरी सब हायर मेडिसिन्स जो हिपैटोटॉक्सिक है, वो देते हैं। तो ऐसे पेन के लिए उनको फेलतौरी सजेस्ट किया था तभी कि फेलतौरी आप ले लो। उन्होंने फेलतौरी ले लिया बाहर से लिया और उनको लगभग 1 घंटे के बाद या डेढ़ घंटे के बाद उनका मैसेज आया कि नाउ आई एम फीलिंग वेल। तो ये फेलतौरी का भी ऐसा ही काम है कि वो बाइल को लिक्विफ़ाई करता है और वो जनरली आप में अगर हिस्ट्री पूछोगे तो हिस्ट्री में भी ऐसा होगा कि उन्होंने कुछ हेवी खाना खाया है, कुछ बाहर का खाना खाया है, 2 दिन से शादी का खाना खा रहे हैं, उसके बाद पेन हो रहा है। 2 दिन से मतलब बाहर खा रहे हैं और ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं तो पेन हो रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि या तो उनका जो भी है गॉलस्टोन होगा, एक तो ये चीज़ है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपरली। तो इसके लिए फेलतौरी और हम जैसे गॉलस्टोन अगर होते हैं, गॉलस्टोन इसमें
पेन के लिए फेलतोरी आई यूज्ड टू गिव, मैं हर बार देती हूँ। ये पेशेंट नीता बेन 45 इयर्स की एज उनकी, और गॉलस्टोन डिटेक्ट हुआ था, लार्ज साइज गॉलस्टोन था, और सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन, एक कंसल्टेट किया उन्होंने, वो रिड्यूस हो के 3 टू 4 हो गई। उसका रिपोर्ट है मेरे पास। ये रिपोर्ट, ये मैंने 2021 का ये रिपोर्ट है, और आप देख सकते हो कि वो रिड्यूस होके 3 टू 4 हो गई गॉलस्टोन, नीता बेन। ऐसे काफ़ी केसेज़ हैं। फिर उनका मेडिसिन कंटिन्यू हुआ, उसके बाद तो एक जो पिछला जो रिपोर्ट है उसमें तो बिल्कुल उनका स्लज पार्टिकल, मतलब ये गॉल है, गॉल्स ब्लैडर के स्लज पार्टिकल दिखा रहा था। मतलब वो इतनी जैसे सैंड पार्टिकल्स हो गए थे। तो दैट इज़ ड्यू टू फेलतोरी। ये फेलतोरी का इतना अच्छा काम है कि आपको दूसरी कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पूरा केस गॉलस्टोन का फेलतोरी से क्यों कवर अप किया गया था। ओलियम जैकोरिस भी एक बहुत ही उम्दा अच्छी दवाई है। ओलियम जैकोरिस हर बार हमारे सेक्शन में, मतलब मेडिसिन के सेक्शन में होता ही है। चाइल्ड को हम यूजुअली ये देते हैं, चाइल्ड को जिसमें न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा कमी हो, जिसमें एमेसिएशन हो, थोड़ा वीक हो। ओलियम जैकोरिस में इसमें एक सिम्पटम है, और जिसको सर्दी का खाँसी कफ होता है, और वो बच्चा हमेशा वीक रहता है, और वो बच्चा वो खाना भी प्रॉपरली खा नहीं पाता, एमेसिएटेड होता है। उसका ऐसे बच्चे को बार-बार फ़ीवर आ जाता है, तो ये ऐसे बच्चों को ओलियम जैकोरिस अगर दिया, तो उसका खाना भी प्रॉपर हो जाएगा, फ़ीवर की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, और उसको जो एमेसिएशन है, वो भी चला जाएगा। ये चाइल्ड 1 ईयर का चाइल्ड, उसको कंप्लेन थी पुअर एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन साथ में था, और फ्रीक्वेंटली कफ और कोल्ड होता था। बस ये फ्रीक्वेंट कफ और कोल्ड के लिए नहीं, पर उसको कॉन्स्टिपेशन, पुअर एपेटाइट के लिए ओलियम जैकोरिस दिया, तो उसको कफ और कोल्ड भी चला गया, और ये सिम्पटम है उसमें। बाद में ये सिम्पटम का रियलाइज़ेशन होगा, अच्छा इसके साथ ये क्लिनिकल सिम्पटम भी चला गया। Base of the prescription, purely rare symptoms, emaciation of the children with a emaciation था, पुअर assimilation, बच्चा ठीक से खाना नहीं खा पाता था। 7 दिन तक दवाइयाँ दी। एक्चुअली ये दवाई 7 दिन का मैंने एसिमिलेशन के लिए ये मेडिसिन, हम उसके बाद उसका जो रिपीटेशन है वो फिर ओडी कर देते हैं, और ये 1 मंथ तक देना होता है। तो मैंने 1 मंथ के 7 दिन तक 2 बार दिया, और उसके बाद ओडी दिया। अ, जैसे-जैसे उसके सिम्पटम्स आते हैं, जैसे-जैसे उसका इम्प्रूवमेंट होता जाता है, ऐसे-ऐसे डोज़ टेपर किया गया था। उसका वेट भी बाद में इंक्रीज़ हुआ। स्टूल जो कॉन्स्टिपेशन था, कॉन्स्टिपेशन चला गया। स्टूल की कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी थे हो गई, और क्वांटिटी वो अच्छा क्वांटिटी का फूड भी वो लेने लगा बच्चा। दूसरे जो रेयर रेमेडीज़ है, इसके सबके मैं केसेज़ नहीं दिखा पाऊँगी, इसीलिए रेयर रेमेडीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके सिम्पटम्स बता देती हूँ, और जो भी उसमें जो केस थे, वो उस हिसाब से। एलेट्रिस फेरिनोसा मुझे याद है कि हम ऐसे पेशेंट में देते हैं जो अ, एनीमिक है मोस्टली गर्ल्स में, और अगर उसको ल्यूकोरिया है।
एनेमिक है, ल्यूकोरिया है, कहीं मोस्टली हम काली कार्ब का अप्रोच करते हैं या तो फेरम का अप्रोच करते हैं। पर एलेट्रिस पेरिनोसा का मैंने देखा है कि ल्यूकोरिया अगर ज़्यादा भी होता है और एलेट्रिस दिया है तो उसको बहुत ही अच्छा हो जाता है और ये जनरली गर्ल्स में हम प्रेफ़र करते हैं। प्रेग्नेंट वुमन में इंडिकेटेड है पर हमने दिया नहीं है। हमने मेजॉरिटी गर्ल्स में दिया है और वो भी ल्यूकोरिया और एनीमिया के लिए दिया है। आलनस आलनस वो इंडाइजेशन के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि इम्परफेक्ट गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है, तो उसके लिए आलनेस बहुत ही अच्छा उस काम करता है। कई बार गैस्ट्रिक अल्सर में भी ये काम में आता है। गैस्ट्रिक अल्सर में काली बीच है, रुबीनिया है, फ्यूसिया है, तो एक अल्नेस भी एक इम्पोर्टेंट रेमेडी है जो गैस्ट्रिक अल्सर में काम में आता है, डुओडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। यूजुअली उसमें खाना का वो जो जिसको अल्सर होता है, वो एकदम वीक होते हैं, उनको कोई भी खाना दो तो उसको पेट में दुखने लगता है। तो अगर ये सब सिम्पटम्स है, खाना दो, पेट में दुखने लगता है, इंडाइजेशन रहता है, गैस प्रॉपर तरीके से खाना पाचन नहीं होता है, तो और ल्यूकोरिया होता है। इन जो लोग में अल्नस बहुत ही अच्छा काम। मैंने एस्पिडोस्पर्मा की आगे बात की थी कि वो स्टिम्युलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, इसलिए हमने काफ़ी मेजॉरिटी टाइम्स ये इन्हेलर में दिया है और बच्चों को भी दिया गया है और बूढ़ों को भी, ज़्यादातर बूढ़ों को ज़्यादा दिया गया है और ब्लाटा ओरिएंटालिस और एस्पिडोस्पर्मा ये ये हमने ज़्यादा दिया है और उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ही अच्छा है। पेशेंट आने के बाद वो उनका रिव्यू देते हैं कि इनसे मेरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ चला गया है। तो ये ऑक्सीजन कैरियर है, इसीलिए इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं रहती है। एक बहुत ही अच्छी दूसरी रेमेडी की मैं बात करूँ तो ये है कैल्केरिया रिनालिस। कैल्केरिया रिनालिस ये हमारे रैक में होती है कैल्केरिया रिनालिस इसीलिए क्योंकि गुजरात जो है वो ऐसा बोलते हैं कि मैक्सिमम ऑफ रीनल स्टोन्स वाले केसेस गुजरात में हैं। हिली एरियाज़ में तो रहते ही हैं, लेकिन गुजरात में अगर आप दूसरी साइड चले जाओ, काठियावाड़ साइड जिसको बोलते हैं, तो वहाँ हर घर में 2 लोगों को कैलकुलस होता है। रीनल स्टोन वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कॉमन है। तो रीनल स्टोन, रिकरेंट रीनल स्टोन वो बहुत ही कॉमन है और ऐसा हुआ है कि रीनल स्टोन का मेडिसिन देने के बाद रीनल स्टोन तो निकल जाता है, लेकिन रिकरेंसी अगर आती है तो कैल्केरिया रिनालिस मुझे याद है एक पेशेंट रेणुबेन कटियार नाम के साथ याद है। अ, उन्होंने अ, लिथोट्रिप्सी कराई, लिथोट्रिप्सी 2 बार कराई, उसके बाद होम्योपैथी में आए, होम्योपैथी में मेडिसिन उनको रिकरेंसी थी, मेडिसिन लिया उन्होंने, मेडिसिन से उनका रीनल स्टोन चला गया, फिर से हुआ, तो उनको कैल्केरिया रिनालिस बाद में दी गई। ये बात लगभग 8 साल पहले की बात है। उसके बाद उनको कभी रीनल स्टोन नहीं हुआ। रिकरेंसी जो मिटाता है, रियल में रिकरेंसी उनको हुआ ही नहीं। वो आते हैं रेणुबेन, पर ये रीनल स्टोन के लिए नहीं आते। वो अपनी बच्ची का कोल्ड के लिए आते हैं। तो ये देखो कितना रिमार्केबल है कि वो रिकरेंसी है वो मिटाता है। एक दूसरा पेशेंट जो है भीखाबाई करके एक पेशेंट है, उन्होंने लगभग 50 टू 60 पेशेंट रीनल स्टोन के ही खाली भेजे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो रिकरेंसी थी, वो रिकरेंसी कैल्केरिया रिनालिस से गई। उनको भी ऐसा ही था कि
उनको तो बहुत सारी पथरी थी। इतनी मतलब उन्होंने लिथोट्रिप्सी भी इतनी बार कराई और बार-बार पथरी हो जाती थी। उसके बाद कैल्केरिया रीनालिस से वो पूरी टेंडेंसी उनकी चली गई और अभी वो दूसरों को इसीलिए रिफर करते हैं कि आप बार-बार लिथोट्रिप्सी के लिए ना जाओ, उससे अच्छा है कि ये मेडिसिन लो। प्रेगेरिया वो एक्यूमुलेशन ऑफ टार्टर के लिए है, जैसे कैल्केरिया रिनालिस भी दाँतों में जो टार्टर जमा हो जाता है, उसके लिए उसी के लिए फ्रेगेरिया भी है। कैस्केरा सैग्रेडा वो एक जैसे कोई भी पेशेंट एडमिट हो अगर हॉस्पिटल में, एडमिट है हॉस्पिटल में और उनको कॉन्स्टिपेशन होता है या तो कोई ऑपरेटिव वर्क कराया है और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कैस्केरा सैग्रेडा वो बहुत ही अच्छा उसमें वर्क है। उसका पैलिएटिव की तरह बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जैसे पैराफिन है, सेना है। सेना में से बहुत सारी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनती है और ये क्रोनिक जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए पैलिएटिव की तरह काम करती है। दूसरे लैक्सेटिव लेना उससे अच्छा ये कैस्केरा उससे आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। चिलोन और फेलिक फेलिक्समास, वेरोनिया, थाइमोल ये सभी मेडिसिन्स वर्म्स के लिए है। खाली वर्म्स के टाइप्स अलग है, कुछ राउंड वर्म के लिए, कुछ थ्रेड वर्म के लिए है। तो एक वेरोनिया की मैं इसमें बात करती हूँ क्योंकि ये मेडिसिन में मैंने वेरोनिया ज़्यादा यूज़ किया है। थाइमोल यूज़ किया है, तो वेरोनिया मेडिसिन है, उसको काली जीरी बोलते हैं अपने काली जीरी इट इज़ वो इंडियन नेम है और बहुत सारे घर में ये पाया गया है। एक मसाला जो है उसमें से बनता है। इतनी कड़वी होती है वो बहुत ही कड़वी होती है और बच्चों को दिया जाता है तो वर्म्स इससे निकल जाता है। वेरोनिया एंथालमेंटिका वो बहुत ही अच्छा रेमेडी है। क्राइसोर्बियम क्राइसोर्बियम स्किन की रेमेडी है। स्किन की रेमेडी इसको क्राइसोर्बियम के भी बहुत सारे केसेज़ हैं। यूजुअली ये जो केसेज़ है, ये एक्ज़िमा के लिए है या तो फिर कोई भी स्किन कंप्लेन के लिए है। वो रिंगवर्म, सोरियासिस, हर्पीज़ एक्ने ये सब भी कंडीशंस के लिए का क्राइसोर्बियम बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसको वायलेंट अगर इचिंग हो, बहुत खुजली हो और खुजली करते-करते जैसे खून निकल आए और उसपे स्कैब हो जाए, तो ये क्राइसोर्बियम उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सोरियासिस के लिए मैंने दिया हुआ है मेजॉरिटी केसेस में, एक्ने के लिए इसको दिया हुआ है और ये एक केस था क्राइसोर्बियम केस, ये क्रैक्स का केस था। पर अगर आप देखो उसका लीजन देखो तो ये एलजी में सिस्टर थे, ये जिनका पैर है एलजी में सिस्टर थे और वो डॉक्टर को असिस्ट करते थे। उनको समहाउ पता चला कि मतलब ये मेडिसिन्स ऑलरेडी मॉडर्न मेडिसिन्स बहुत टाइम से ले चुके थे, लगभग 5 या 6 साल से उनका ये लेज़न था और आप देख सकते हो पैर का देखो क्रैक्स इतने मतलब आपने अगर देखा होता क्रैक्स तो भी आपको ऐसा इतना दयनीय टाइप का क्रैक्स था कि उसमें से ब्लीडिंग भी हो रहा था। तो ये क्राइसोर्बियम खाली वो रेमेडी से पूरा चला गया। मैम हम साइड हमारे 5 मिनट और है। और अच्छा, मैम अगर फीवर की
कोल्ड कोराइजा कफ की कोई रेयर रेमेडी हो तो आप बता सकते हो, जो ज्यादा ब्रेड बेटर हो, ऐसे कोई? यस यस। फीवर, फीवर में वायरल के लिए एंटी मार्स देते हैं। एंटी मार्स ये बाकी सब कॉमन मेडिसिन है, बेलाडोना, बैप्टिशिया, पर एंटी मार्स है, उसका रिमार्केबल रिजल्ट है। एंटी मार्स वायरल, कोई भी वायरल के लिए अगर दे दो आप, तो 100% उसको सेपेस्ट अच्छा हो जाता। हाँ, सेपेस्ट पोटेंसी, जो मतलब आपके 30 एक्सपेक्ट। पोटेंसी ओनली 6 and 30, नेवर गो, उसके आगे नहीं जाना है। एक रोटा, एक कुर्ची पैरासिटिक इन्फेस्टेशन के लिए है। कुर्ची जो डायरिया होते हैं, आईबीएस होता है, उसके लिए ये रेयर रेमेडी। और इसका आईबीएस का पेशेंट इससे ट्रीट हुआ है। वो रेलवे में, ही वाज अ पायलट। तुलसी, कफ एंड फीवर विथ फ्लू अगर हो तो ओसिमम सेंटम क्यू। यूरिक एसिड। एमेनोरिया और स्लीपलेसनेस के लिए, इंसोमेनिया के लिए कोई? फेसिक्लोरा के अलावा, और हाँ एमेनोरिया के? ऐसे, और एमेनोरिया के लिए? एमिनोरिया के लिए दामियाना एक है। हाँ, दामियाना, रेगुलेट। दामियाना, हाँ, सीरम एंगुलर दामियाना, एक मिनट का सिम्टम बता। एक बॉस्वेलिया मुझे बात करनी थी रूमेटोइड के लिए। जी ये मैम। बॉस्वेलिया रूमेटोइड अर्थराइटिस के लिए क्यू में ही दी जाती है, और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है रूमेटोइड अर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। इसमें कौन, बॉस्वेलिया में? बॉस्वेलिया रूमेटोइड अर्थराइटिस के लिए क्यू पोटेंसी, बॉस्वेलिया क्यू में ही आती है, आपको अवेलेबल भी क्यू में ही रहेगी। ये एक गोंद है, गोंद मतलब कि पेड़ पे लगता है। हाँ हाँ हाँ। ग्वाकम मेडिसिन का क्या मतलब, जॉइंट पेन में उसमें हाँ, ग्वाकम? ग्वाएकम है और गलथेरिया है। वो जॉइंट पेन में उसका रिजल्ट अच्छा है। अ, हम लोग ये बॉस्वेलिया है, बैम्बूजा है, गलथेरिया, कोलोफाइलम। हम्म, जॉइंट पेन में कोलोफाइलम। क्यों कोलोफाइलम, पता नहीं, बहुत कम लोग यूज करते हैं कोलोफाइलम। पर जॉइंट पेन में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर होता है तो कोलोफाइलम बहुत अच्छा काम करता मैम एक ऑक्सीडोंड्रम होम्योपैथी एक है रेयर रेमेडी, उसके बारे में क्या कहना है? है। वो मैंने नहीं यूज की, अच्छा, और नेपथलीन? वो भी नहीं यूज की है। जो मैंने नहीं यूज की है, ये मैंने अपने उसमें नहीं लिया है। ये सब बोरिक में दे रखी है इसलिए। ये नहीं, बोरिक में दी रखी है, लेकिन मैं क्लिनिकल एप्लीकेशन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके केसेस है मेरे पास। जो भी केसेस में रिजल्ट मिला है और मैंने अप्लाई किया है, वही मैंने लिया है इसमें। जी मैम। एक सेफोन एरिया भी है ना, उसका हाँ अगर कोई? हाँ। कोल्ड कोराइजा में या फिर? नहीं, वो सेपोनेरिया है, वो कोल्ड कोराइजेम है। सेपोनेरिया है, पर वो भी मैं एक आध बार ही यूज किया है, ज्यादा यूज नहीं किया। जो ज्यादा यूज, ये सब मैं फ्रिक्वेंट यूज करती हूँ। ये जो है ना, ये रेमेडीज सभी फ्रिक्वेंट यूज है। गोल्थेरे आप जिसकी बात कर रहे थे वो। टाइम हो चुका है मैम। ओके, कोई थैंक क्वेश्चन यू। हो? फेल्तोरी कौन सी पोटेंसी में, मतलब एक क्वेश्चन है, फेल्तोरी का कौन सी हाँ, पोटेंसी में यूज सिक्स करना? एक्स, फेल्थोरी 6x, फेल्थोरी 6x मेरे पास होती है फेल्थोरी। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।